स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, तो आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर नहीं कंप्लीट किया है तो वापस से जाकर पहले वो लेक्चर कंप्लीट करें, देन इस लेक्चर को ही देखें। तो मैंने लास्ट लेक्चर में 2 फैक्टर्स के बारे में चर्चा की थी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हालांकि डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर पे। तो सबसे पहला था सबस्ट्रेट, दूसरा था न्यूक्लियोफाइल, तीसरा था लीविंग ग्रुप और चौथा था आपका सॉल्वेंट। तो हम लोगों ने 2 फैक्टर्स की चर्चा कर रखी है, न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट की। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो लीविंग ग्रुप की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहूँगा, जो मैं हमेशा बार बार आपको बोलता आया हूँ GOC से, कि जैसे आपके पास ROH है, तो जब हम लोग इस ROH को ब्रेक करते हैं तो मैंने नहीं बोला आपको कि आप इसको इस तरह से ब्रेक करें कि R+ और OH-। अगर आपको याद होगा कि मैंने कभी भी ऐसा आपको ब्रेक करने नहीं सिखाया है। मैंने आपको क्या बोला था कि ये ROH जो है ये H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, मतलब प्रोटोनेट करेंगे इसको। तो इसका लोन पेयर जो है ये इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ROH H, और चूँकि इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इस वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या करता है, बॉन्ड लेके निकल जाता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि डिहाइड्रेशन पॉसिबल हो जाता है कि R+ बनता है और प्लस H2O बनता है। अब बात दिमाग में ये आती है कि मैं यहाँ पर इसको क्यों बोल रहा हूँ वापस से। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ से हुआ क्या फर्स्ट रिएक्शन से कि ये OH ग्रुप निकला, और सेकेंड स्टेप से भी क्या हुआ, तो सेकेंड स्टेप से ये H2O ग्रुप निकला। तो दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये निकल रहे हैं, तो ये क्या है, लीविंग ग्रुप है। ये भी क्या है, लीविंग ग्रुप है। तो ज़्यादा आसानी से कौन निकलेगा, H2O या फिर OH नेगेटिव। इसी को समझना है हम लोगों को कि भाई मैं जब बोलता था कि ये स्टेप नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये स्टेप पॉसिबल है, ज़्यादा आसानी से हो सकता है, तो वो क्यों बोलता था, क्योंकि ये डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप की एबिलिटी पे कि कौन ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है। अब आप ही सोचो कि ये जो OH नेगेटिव है, यहाँ से ये इससे नेगेटिव चार्ज है OH पे, जिसकी वजह से इसका अगर हम लोग वापस से देखें, ये क्या हो रहा था कि ROH जो था ये टूट रहा था R+ और OH नेगेटिव में। तो ये जो OH नेगेटिव है ये अच्छा बेसिक है, अच्छा बेसिक है, जबकि ROH जो है ये अगर H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो क्या बन गया कि R+ और प्लस वाटर निकला, जबकि ये कैसा है, वीक बेसिक है कि नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा ना बेसिक स्ट्रेंथ में, जिसकी डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा, तो इसके पास तो नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इसके डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा, इसके डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। तो बताइए जो ज़्यादा डोनेट करेगा वो तो इस R से ज़्यादा अच्छे से जुड़ा हुआ है, तो क्या ये OH आसानी से निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसको निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, इस वजह से मैंने स्टेप को करने से मना किया था। जबकि इस स्टेप में क्या हुआ था, क्या बन रहा था, H2O निकल रहा है, जो कि क्या है, वीक बेस है, मतलब ये इसके साथ लूजली हेल्ड होगा जब हम लोग बनाते हैं ROH H+, जिसकी वजह से इजली डिहाइड्रेशन हो जाता था। इसलिए क्या होगा कि ये आसानी से निकल जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ अच्छा बेस जो होगा उसके निकलने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, और जो वीक बेस होगा उसकी निकलने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब लिविंग ग्रुप क्या है, जो साथ छोड़ दे, और साथ कौन छोड़ेगा, जो अटैचमेंट जिसकी कम होगी, मतलब जो बेसिक कम होगा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बेसिक होगा तो वो उसको डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, उससे जुड़ा हुआ है ज़्यादा अच्छी तरीके से, तो क्या वो उसको निकालना चाहेगा, बिल्कुल नहीं निकालना चाहेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे। तो आते हैं हम लोग वापस से उस पॉइंट पे, लिविंग ग्रुप के फैक्टर पे। तो अगर हम लोग लिविंग ग्रुप के फैक्टर को देखें तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि लिविंग ग्रुप जो है एबिलिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं भाई, बेस का ऑर्डर क्या होगा, OH नेगेटिव ज़्यादा अच्छा बेसिक है किससे, H2O से,
क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है किससे, H2O से। इस वजह से क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। अगर वे ज़्यादा बेसिक है तो उसके लीव करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ निकालेंगे और उस बेसिक स्ट्रेंथ से क्या पता चल जाएगा, उसको रिवर्स करने पर उसके लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी पता चल जाएगी। तो हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन है, आपको ये देखना है। तो अगर आप ये नेगेटिव देखेंगे तो यहाँ जो है ये क्या है, बेंजीन रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, जिसकी वजह से इसके डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। जबकि यहाँ जो लगा हुआ है ये क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बताइए ये क्या करेगा, पहला वाला जो है इसके डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है, कम, और इसके डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा। तो बताइए जिसके डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो लिविंग ग्रुप क्या होगी टेंडेंसी, उसकी लीव करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। इस वजह से ये क्या है, ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है। आपको सिंपली क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है। तो बेसिक ज़्यादा कौन था, तो ये ज़्यादा बेसिक था, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी इसकी, तो इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो है ये CH3 है, ये लगाएगा प्लस आई, जबकि यहाँ क्या है CF3, ये लगाएगा माइनस आई। तो क्या होगा, ये तो खींचेगा, विड्रॉइंग है, जबकि ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो इसके दान करने की इच्छा बढ़ जाएगी। तो बताइए आपको ज़्यादा दानी थोड़ी चाहिए, आपको तो कम दानी चाहिए, क्योंकि जो कम दान करेगा उसका लीव करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा आसान होगी। तो कम दान करेगा, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। इस वजह से इसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करें, जैसे ये तो बता रखा है मैंने, इसमें क्या है OH पे नेगेटिव और इस पर क्या है लोन पेयर। तो बताइए ज़्यादा अच्छा डोनेट कौन करेगा, OH नेगेटिव। तो जो ज़्यादा अच्छा डोनेट करेगा उसके लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी कम, तो इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कौन लगा है, CH3, और यहाँ क्या लगा है CF3। इस पर क्या ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पर क्या ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो बताइए ज़्यादा डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी, CH3 वाले की या CF3 वाले की। बिल्कुल सही, CH3 वाले की। तो इसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होगा, कम या ज़्यादा, कम होगा, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा। जिसका बेसिक ज़्यादा उसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कम। तो आई होप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये ऑर्डर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर। लेकिन इसका जो लोन पेयर है ये किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में, जबकि इसके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो आई होप आपको याद होगा जब मैंने बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाया था GOC में कि भाई इसका लोन पेयर इसके पास हमेशा अवेलेबल है, जबकि इसके किस में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में। तो इस वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ एबिलिटी क्या हो गया, घट गया। तो इसकी वजह से इसका लिविंग ग्रुप की एबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वजह से ये क्या होगा, ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी शो करेगा। जबकि ये ज़्यादा अच्छा बेसिक होने की वजह से लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपस में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ये किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में, जबकि इसका लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा है। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो बताइए इसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होगा, कम, और इसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होगा, ज़्यादा। तो इस वजह से इसका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लोन पेयर है इसके पास ये कंजुगेशन में जा रहा है, इधर भी और इधर भी। तो अवेलेबिलिटी कम है इसके पास, तो इसके लीव करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये यहाँ से जुड़ा होगा किसी दूसरे कार्बन से, जबकि इसका लीव करने की टेंडेंसी क्या होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक ही साइड कंजुगेशन में जा रहा है, तो इसके दान करने की इच्छा क्या होगी, ज़्यादा होगी। और चूंकि ये ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होगी, इसकी कम होगी। इस वजह से ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको कि इसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है, और इसके लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या है, कम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिविंग ग्रुप क्या है। लिविंग ग्रुप वैसा ग्रुप है जो क्या करता है, साथ छोड़ देता है, जो ईजिली निकल जाता है। तो जो जितना ज़्यादा ईजिली निकलेगा रिएक्शन का रेट उतना फास्ट होगा। इस वजह से हम लोगों को लिविंग ग्रुप देखना पड़ता है यहाँ पे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप रिवाइज ऊपर के लेक्चर को ज़रूर देखें, लास्ट लेक्चर ज़रूर देखें, तभी आपको आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने GOC में पढ़ा रखी हैं, लेकिन वापस से मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। अगर हम लोग बात करें
कि भाई फोर्थ फैक्टर और लास्ट फैक्टर जो है वो क्या है, तो वो है सॉल्वेंट। वो क्या है, सॉल्वेंट। अगर आप लास्ट लेक्चर में देखेंगे तो वहाँ पर मैंने लिखा था रिएक्शन में कि अगर R के साथ L जुड़ा है प्लस हम लोग न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हैं तो एरो के ऊपर मैंने लिखा था सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट कितने तरीके का होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करना ज़रूरी है। तो सॉल्वेंट जो है बेसिकली हम लोग इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है नॉन पोलर और एक होता है पोलर। तो नॉन पोलर और पोलर को हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जिसका म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो, वो कैसे होते हैं नॉन पोलर, और जिसका नॉन ज़ीरो होता है वो कैसे होते हैं पोलर। तो हम लोग जानते हैं कुछ नॉन पोलर्स जैसे कि CCl4, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि H2S या फिर HCS भी आप जानते हैं, ये भी होता है। तो क्या होगा, इस तरीके से हम लोग देखते हैं ये सब क्या है, नॉन पोलर है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। और ये क्यों कैसे होता है, ये मैंने आइसोमेरिज्म में पढ़ा रखा है एंड बॉन्डिंग में भी पढ़ा रखा है। अब अगर बात करें तो हम लोग को जो डिस्कस करना है यहाँ पर वो पोलर से डिस्कस करना है। पोलर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं पोलर प्रोटिक और एक को बोलते हैं पोलर एप्रोटिक। अब ये जानना ज़रूरी है कि कब पोलर प्रोटिक कहलाएगा, कब पोलर एप्रोटिक कहलाएगा, और दोनों का काम क्या है, कब कौन सा यूज़ करना चाहिए और कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये डिपेंड करेगा उसके बिहेवियर पे, उसके नेचर पे। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे पोलर प्रोटिक। तो वाटर सबसे अच्छा पोलर प्रोटिक होता है, क्योंकि हम लोग इसको हमेशा से पढ़ते आए हैं और हम लोग जानते भी हैं कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन ज़्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा पॉजिटिव, इस पर भी क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अब अगर हम लोग देखें तो दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बहुत कम होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिसका क्या हो, ऐसे सॉल्वेंट जिसका क्या हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से ज़्यादा होने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से वैसे सॉल्वेंट कहलाएंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो ये कब हो सकता है, जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो, जब फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो, ये सब क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। और अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो ये सारे सॉल्वेंट किसी तरह बिहेव करेंगे, पोलर प्रोटिक की तरह बिहेव करेंगे। अगर आप लोग देखें जैसे ये पोलर प्रोटिक है कि नहीं है, तो ये ऑक्सीजन है, इससे जुड़ा है हाइड्रोजन, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो ये पोलर प्रोटिक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, R, लेकिन यहाँ क्या है, O और H, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो ये भी क्या है, पोलर प्रोटिक है। लेकिन ये पोलर प्रोटिक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको पोलर प्रोटिक नहीं मान रहे हैं। मतलब बेसिकली आपको क्या देखना है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए, जैसे कि FONCl, इस तरीके से। जनरली आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिखते हैं। तो बात करें अब भाई कि इसका काम क्या है, इस सॉल्वेंट से फ़ायदा क्या है, कि अगर हम लोग किसी रिएक्शन में सॉल्वेंट को डालें तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कि आपके पास NaCl था एक्वस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में। तो ये जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, Na+ और Cl- एक्वस। तो यहाँ लिखा है मैंने कि ये टूटा, बनाया क्या, Na+ और Cl- एक्वस बना दिया। अब हुआ क्या कि एक कैटायन बना है और एक क्या बना है, एनायन। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ बीच में कैटायन बना रखा है। अब ये जो कैटायन है इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है, डेल्टा नेगेटिव। सारे ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है, डेल्टा नेगेटिव। सारे ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। तो होगा क्या कि इस प्लस और इस डेल्टा नेगेटिव वाले ऑक्सीजन के बीच अट्रैक्शन होगा, इस प्लस और इस डेल्टा नेगेटिव के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इसके बीच भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इसके बीच भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब धीरे धीरे क्या करेगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इसको चारों तरफ से क्या करने लगेंगे, इस तरीके से कवर करने लगेंगे, और ये धीरे धीरे इसको चारों तरफ से कवर करके इसको सॉल्युबल कर देंगे, घुला देंगे, इसमें स्टेबल कर देंगे इस आयन को। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो कैटायन था इसको चारों तरफ से जो वाटर का डाइपोल था वो इसको कवर करता चला जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये क्या आपका आयन, ये जो है ये क्या आयन, जिसमें मान लेते हैं हम लोगों ने क्या माना है, Na+, और ये जो है ये क्या आपका डाइपोल। तो ये कैसा अट्रैक्शन हो जाएगा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि कैटायन जो था इसको चारों तरफ से क्या कर लिया,
वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर लिया और इसको क्या कर दिया, सॉल्वेट कर दिया, इसको स्टेबल बना दिया या फिर घुला दिया, हम लोग सोच सकते हैं। और साथ साथ क्या किया कि जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट में क्या हुआ कि जो HOH हम लोगों ने लिखा था HOH में, इसमें इस हाइड्रोजन पे एक ऐसा पार्ट था डेल्टा पॉजिटिव, तो ये तो फ्री है, साइड में जुड़ा हुआ है, तो ये आसानी से क्या होगा, चारों तरफ कवर कर लेगा इस एनायन को। तो इस पर क्या है, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है यहाँ एनायन के पास, तो क्या होगा, इनके बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा और ये चारों तरफ से इसको कवर करता जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने दिखाया, ये वाटर मॉलिक्यूल है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस तरह से धीरे धीरे क्या होंगे, इसको चारों तरफ से क्या करने लगेंगे, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करने लगेंगे इस आयन को, और ये भी क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। कैटायन को भी चारों तरफ से कवर कर लेगा और एनायन को भी चारों तरफ से कवर कर लेगा। मतलब ये दोनों को घुला सकता है पोलर सॉल्वेंट, कैटायन को भी और एनायन को भी। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दे सॉल्वेट बोथ कैटायन एंड एनायन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या करता है, दे सॉल्वेट बोथ कैटायन एंड एनायन। आपस में डिस्कस करते हैं क्या बताया मैंने। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने बोला कि जो पोलर प्रोटिक होते हैं वो जनरली आपको किसमें दिखेंगे कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए हैं, और ये क्या करते हैं, ये कैटायन को भी सॉल्वेट कर देते हैं और एनायन को भी सॉल्वेट कर देते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे जब इंडिविजुअल SN1 एंड SN2, तो मैं बताऊंगा कि कब पोलर प्रोटिक यूज़ करना है और कब पोलर एप्रोटिक यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम लोग आगे देखें तो यहाँ मैंने लिख दिया है दे सॉल्वेट बोथ कैटायन एंड एनायन। दूसरा टाइप जो बचा हम लोग के पास वो बचा पोलर एप्रोटिक। जनरली आपको जो क्वेश्चन में दिखता है वो दिखता है DMSO, ये बहुत पॉपुलर है और मैक्सिमम टाइप आपको यही दिखेगा। तो DMSO का फुल फॉर्म क्या है, तो डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। आप याद सकते हैं इस तरीके से कि डाई मिथाइल, एक मिथाइल इधर एक इधर और सल्फॉक्साइड यहाँ, सल्फर और ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, सल्फॉक्साइड। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पर सल्फर जो है ये आपका क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और सल्फर पे चार्ज कैसा आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से डाइपोल का जनरेट किया, इस पर चार्ज जनरेट हुआ ना, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। कौन अट्रैक्ट करेगा, सल्फर या ऑक्सीजन, सोचे ज़रा भाई, प्लस है तो प्लस की तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास चार्ज कैसा आ रहा है, डेल्टा नेगेटिव। तो इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेगा कौन, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, सल्फर, 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 इस तरीके से सराउंड कर लेगा। और क्या होगा, जो मैंने यहाँ बनाया है तो ये धीरे धीरे क्या करता रहेगा, इसको सराउंड करता जाएगा और सराउंड करके इसको क्या कर देगा, घुला देगा। मतलब पोलर एप्रोटिक भी क्या करता है, कैटायन को सॉल्वेट करता है, लेकिन ये एनायन को सॉल्वेट नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर आपको एनायन को सॉल्वेट करना है तो एनायन जो है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव, बताइए। अब नेगेटिव को कैसा चाहिए, पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव किस पे है, सल्फर पे। लेकिन सल्फर के दोनों साइड बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसका जुड़ पाना, अटैच हो पाना इतना आसान नहीं है। अगर आप देखेंगे इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ आपको कि जैसे सल्फर पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इधर क्या है, CH3, और इधर भी क्या है, CH3, तो ये तो बल्कि ग्रुप और ये बल्कि ग्रुप है। तो क्या इससे इसके बीच का अट्रैक्शन आसानी से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इसका अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसको घुला नहीं पाएगा। मतलब जो पोलर एप्रोटिक होता है उसमें क्या होते हैं, ये बल्कि ग्रुप्स होने की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट कर सकता है, एनायन को सॉल्वेट नहीं कर सकता है। जबकि पोलर प्रोटिक क्या कर रहा था, कैटायन को भी सॉल्वेट कर रहा था और एनायन को भी सॉल्वेट कर रहा था। तो ऐसे हम लोग इस तरह से यूज़ करेंगे कि जहाँ ज़रूरत हो कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट करने की तो पोलर प्रोटिक यूज़ कर लेंगे, और जहाँ सिर्फ यूज़ करना होगा, सिर्फ हम लोग को चाहिए होगा कि कैटायन को सॉल्वेट करना है, तो हम लोग पोलर एप्रोटिक यूज़ करेंगे। हालांकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में DMSO दिखेगा, लेकिन इसके अलावा दो और आप याद रख सकते हैं, एक होता है DMF और एक होता है DMA। याद रखना बड़ा आसान है। एक होता है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड,
तो फॉर्मामाइड क्या होता है भाई, अमाइड है। और फॉर्मामाइड कब बोलेंगे, जब क्या होगा यहाँ से HC डबल बॉन्ड O वाला पार्ट रहता है तो फॉर्म यूज़ करते हैं हम लोग। और N पे क्या है, डाईमिथाइल। तो देखिए क्या बन गया, N डाईमिथाइल, N कॉमा N डाईमिथाइल लिखते हैं कि नहीं, लेकिन जहाँ शॉर्ट में लिखा है तो क्या हो जाएगा, डाईमिथाइल, और ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मामाइड। आई होप समझ में आ गया होगा आपको याद कैसे रखना है। सेम यहाँ से DMA मतलब डाईमिथाइल एसिटामाइड। एसिटामाइड कब बोलते हैं, जब यहाँ से CH3 वाला पार्ट होता है तो ये क्या हो गया एसिटामाइड, और डाईमिथाइल है तो एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, तो क्या हो जाएगा इसका नाम डाईमिथाइल एसिटामाइड। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि क्या क्या है भाई, 3 याद रखने हैं आपको, एक DMSO डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड और डाईमिथाइल एसिटामाइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने चारों के चारों फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया है, तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि भाई रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कितने तरीके से हो सकता है, उसको हम लोग कितने तरीके से करा सकते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग SN1, देन करेंगे हम लोग SN2। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहला SN1। अब अगर हम लोग SN1 की बात करें, या फिर हम लोग नॉर्मल तरीके से सोचते हैं, मुझे नहीं पता अभी, आपको भी नहीं पता अभी कैसे होता है, तो आपके पास क्या है, ये R और L के बीच बॉन्ड बना हुआ है और ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। और यहाँ हम लोग कोई सॉल्वेंट यूज़ कर लेते हैं, कैसा सॉल्वेंट है अभी पता नहीं, कुछ यूज़ कर रहे हैं। अब होगा क्या कि ये 2 तरीके से रिएक्शन कर सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका ये हो सकता है कि ये दोनों टूट जाए, मतलब R और L के बीच में बॉन्ड टूट जाए, R अलग हो जाए, L अलग हो जाए, और फिर न्यूक्लियोफाइल जाके उस पर जुड़ जाए। पहला तरीका, आई होप आपको समझ में आ गया। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये टूट भी रहा हो, इस दोनों के बीच बॉन्ड टूट भी रहा हो और ये इसके साथ बॉन्ड जुड़ भी रहा हो, दोनों साथ एक साथ काम हो जाए, कि ये टूट भी रहा हो और ये जुड़ भी रहा हो, दोनों चीज़ें हो जाए एक साथ। तो 2 तरीके से रिएक्शन यहाँ पे हो सकता है कि पहला क्या हो जाएगा कि ये दोनों टूटे फिर ये जुड़े, और दूसरा क्या हो सकता है कि ये टूट भी रहा हो और ये जुड़ भी रहा हो। दोनों तरीके हो सकते हैं कि भाई तोड़ो भी जोड़ो भी। और एक क्या हो सकता है कि पहले तोड़ो फिर जोड़ो। तो हम लोग पहला टाइप डिस्कस करते हैं कि पहला जो है वो कैसा है, पहले तोड़ रहे हैं, तो R और L के बीच के बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, R प्लस और L नेगेटिव के फॉर्म में टूटेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप जो था हम लोगों ने देखा था ये बॉन्ड लेकर चला जाएगा, जिसकी वजह से इस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या हो गया, जो बॉन्ड टूटा वो कैसे टूटा, R प्लस और L नेगेटिव के फॉर्म में टूटा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो बना ये क्या बन रहा है, R प्लस मतलब कार्बोकेटायन बन रहा है। अब क्या होगा कि ये R प्लस जो है ये न्यूक्लियोफाइल से अट्रैक्शन शो करेगा और दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेंगे। मतलब पहले क्या हुआ, पहले ये R और L बॉन्ड टूटा और फिर R प्लस बनने के बाद तब Nu माइनस जाकर उस पर जुड़ रहा है। मतलब Nu माइनस जो है वो वीक है, वो इंतज़ार कर रहा है कि कब इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटे और कब जाकर ये बॉन्ड बना ले। मतलब ये कैसा है, वीक है, इसने चूड़ियाँ पहन रखी है, इंतज़ार कर रहा है कि भाई इन दोनों के बीच में दरार आए और मैं जाके इस पर अटैक करके जुड़ जाऊँ। तो क्या होगा कि अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तो क्या होगा, ये कौन सा रिएक्शन फेवर करेगा, ये फेवर करेगा SN1। अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो RL है ये बॉन्ड टूट रहा है, और बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है बॉन्ड जुड़ने से, क्योंकि इस पे प्लस इस पे नेगेटिव, ये आराम से जुड़ जाएगा, स्टेबल हो रहा है। लेकिन ये स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये स्टेप जो है, जो पहला स्टेप है वो पहला स्टेप कैसा होगा, स्लो स्टेप होगा, ये धीरे होगा। और मैंने बताया ना आपको कि जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, RDS होता है। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब यही स्टेप क्या बताएगा, रेट बताएगा कि रिएक्शन स्लो होगा, फास्ट होगा, कितनी देर में होगा, कौन से ऑर्डर का होगा, रेट कैसे बताएं, ये सब कुछ कौन बताएगा, यही स्टेप बताएगा। जबकि ये स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, दोनों बॉन्ड बना लेंगे और क्या बनेगा, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ जाएंगे। अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये स्लो स्टेप में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, तो एक बन रहा है R प्लस और एक बन रहा है L माइनस। लेकिन बन कहाँ से रहा है, इसे बनेगा कब, जब क्या होगा, ये R और L के बीच का बॉन्ड टूटेगा
और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जब तक ये RL बॉन्ड नहीं टूटेगा रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब रेट सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, RL के कंसंट्रेशन पे। जितना RL का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा R प्लस L माइनस बनेंगे, और जितना R प्लस बनेगा उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बनेगा। मतलब रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है RL के कंसंट्रेशन पे। अगर आप देखें तो हम लोग रेट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रेट। काइनेटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं या इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो रेट लिखने का तरीका क्या होता है कि रेट इज इक्वल टू के, एंड जिस पे डिपेंड करता है तो डिपेंड किस पे कर रहा है, RL के कंसंट्रेशन पे। तो रेट क्या हो गया आपका, के RL का कंसंट्रेशन। तो इस पे जितना पावर होता है वो उसका ऑर्डर होता है। आप लोग पढ़ेंगे भी आगे कि जैसे ए पे पावर है कुछ 1/2 और बी पे पावर है कुछ 1/2, तो इस पे भी क्या हो जाएगा ऑर्डर 1/2 हटाएंगे आप। जैसे वापस से लिख रहा हूँ मैं, जैसे ए पर पावर हो जाए मान लेते हैं 1 और बी पे पावर हो जाए 2, तो ऑर्डर क्या होगा 2 + 1। ये सब आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़िएगा, वहाँ पर सीखिएगा कि भाई कैसे होता है। तो हम लोग ऑर्डर बेसिकली क्या करते हैं, जो भी पावर रहता है कंसंट्रेशन का उसको सम अप कर देते हैं, तो वो जो टर्म आता है वही क्या होता है, उसका ऑर्डर हो जाता है। तो चूंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रहा था RL के कंसंट्रेशन पे, तो सिर्फ कितना हुआ 1 है यहाँ पर। तो चूंकि ऑर्डर कितना आया 1, इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 1 आया, इस वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको SN1 बोल रहे हैं। अब इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो याद कैसे करेंगे, तो हम लोग बैक साइड से याद रखेंगे। 1 के लिए जो टर्म है वो आया है यूनिमोलिकुलर। 1 के लिए क्या टर्म आया है, यूनिमोलिकुलर। N के लिए क्या होगा, तो हम लोग के लिए पता है N से क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, और S से क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो याद रखना बड़ा आसान है, आप बैक साइड से याद करें हमेशा। 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो क्या हो जाएगा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेट जो है और भी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है कि ये तो भाई रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिख लिया हम लोगों ने, रेट से लिख लिया कि रेट लॉ कैसे लिखते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जो बन रहा था वो क्या बन रहा था, R+। अब आप सोचिए कि ये जो R+ बन रहा है ये तो कार्बोकेटाइन है। अब ये जितना टूटने के बाद स्टेबल होगा उतना जल्दी टूटेगा यहाँ से आसानी से, और जितना आसानी से टूटेगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा, उतना जल्दी प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब जो रेट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इसी रिएक्शन पे। और ये किसमें क्या लिख रहा है आपको, R+ दिख रहा है। तो क्या बोलेंगे कि भाई जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। मतलब आपका कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा उतना जल्दी R और L के बीच का बॉन्ड टूटेगा और उतना जल्दी रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो बताइए, जैसे यहाँ पर लिखा CH3Cl, पहला, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा और चौथा ये लिखा, तो इन चारों में से सबसे फास्ट रिएक्शन जो है वो कौन देगा। मैंने तो आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आप सोचें कि कौन देगा और क्यों देगा। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर आप सोच लिए हो आप लोगों ने तो पॉज करके आप सोचें, आप दिमाग लगाएं, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो बताता हूँ मैं क्या होगा कि भाई यहाँ से ये टूटेगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। बोलिए आएगा। यहाँ से भी ये टूटेगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये तो निकल जाएगा ना। यहाँ से ये टूटेगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, ये निकल जाएगा। यहाँ से ये टूटेगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब आप ही बताइए कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, तो ये वाला, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। या फिर आप अल्फा से भी देख सकते हैं कि इसमें अल्फा एच कितने हैं, 3, 3 और 3। इस कार्बोकेटाइन पे कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। जबकि इस कार्बोकेटाइन पे कितने हो गए हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि इसके पास कितने हैं, 3, और इसके पास एक भी नहीं है। तो बताइए, हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन तो सीखा ही हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो जो भी लिविंग ग्रुप है उसको निकाल दें। मन में निकाल दिया, या कॉपी पे लिख कर निकाल सकते हैं आप। और फिर क्या करें, जो बना उसको कार्बोकेटाइन की तरह सोचें, 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 और हम लोग उस कार्बोकेटाइन की क्या चेक कर लें, स्टेबिलिटी। तो जिसकी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, SN1 का ज़्यादा होगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि SN1 का ऑर्डर बताओ, SN2 का ऑर्डर बताओ, कि कौन ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा, कौन स्लो होगा, कौन ज़्यादा तेज़ी से SN1 दे सकता है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि अगर आपके पास सबस्ट्रेट डिफरेंट दिए हुए हैं तो हम लोग सबस्ट्रेट से डिसाइड करेंगे
कि किसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। जिसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा SN1 का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन दिया है मैंने इस पर, तो यहाँ पर आप डिग्री से भी याद हो सकते हैं, लेकिन मैं डिग्री प्रेफर नहीं करूँगा आपको कि आप रट्टा मार लें 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो आप क्या करें, सिंपल कार्बोकेटाइन बनाएं और उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करें। मैंने बहुत बार सिखाया है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक कैसे करते हैं। आई होप आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचें आप, रीज़न क्या होगा फिर मैं बताऊँगा। चलिए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से क्या होगा, ये Cl निकल जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ये Cl निकल जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ये Cl निकल जाएगा, यहाँ से भी ये Cl निकल जाएगा। एक एक करके क्या हो जाएगा, यहाँ से सारे Cl निकल जाएंगे। तो क्या होगा, चार्ज इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा प्लस और इस पे आएगा प्लस। तो सारे के सारे कार्बोकेटाइन बन गए। ये Cl आप भूल जाएं कि यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, ये सब तो निकल जाएगा ना लिविंग ग्रुप बन के। अब क्या होगा कि भाई इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप देखेंगे कि ये जो NO2 है ये क्या है, -M लगा रहा है। ये जो ग्रुप है ये क्या लगा रहा है, ये +M लगा रहा है। ये आपको याद होगा GOC से। ये जो है यहाँ पर क्या लगा रहा है, +H लगा रहा है। और यहाँ भी जो है ये क्या लगा रहा है, यहाँ पे प्लस, बताइए क्या लगा रहा है, जी बिल्कुल सही, क्या लगा रहा है, +H लगा रहा है, क्योंकि अभी भी इसके पास क्या है, एक अल्फ़ा हाइड्रोजन बचा हुआ है। और अल्फ़ा हाइड्रोजन बचा होता है तो हाइपर कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी बनती है। तो बताइए आपके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। अगर आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको क्या चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या विड्रॉ करे। डोनेट करने वाले ग्रुप चाहिए। तो बताइए सबसे ज़्यादा डोनेट कौन कर रहा है, तो +M। तो इसलिए सबसे नंबर 1 कौन हो गया, ये। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैंने इसको नंबर 1 माना है। अब क्या होगा, आपको क्या चाहिए कि भाई नंबर 2 कौन होगा। तो ये भी +H है और ये भी +H है, जबकि ये तो -M है। तो -M तो विड्रॉ करता है, खींचता है। तो जो खींचेगा तो इसका प्लस जो है, प्लस चार्ज जो है, ये प्लस चार्ज और बढ़ेगा। और चार्ज जितना ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। तो बताइए ये तो सबसे कम हो जाएगा ना, मतलब इसका SN1 देने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होगी, मतलब इसका रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होगा SN1 का। तो इसलिए कितना नंबर लिखा है मैंने, 4 नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब 2 बचे आपके पास कि भाई ये तो पहला हो गया बिकॉज ऑफ +M और ये हो गया लास्ट बिकॉज ऑफ -M। इसमें -M था और इसमें क्या था, +M था। अब यहाँ क्या है, इसके पास अल्फ़ा H कितने हैं, 1, और इसके पास अल्फ़ा H कितने हैं, 3। तो बताइए ज़्यादा अल्फ़ा H किसके पास है, इसके पास। मतलब ये ज़्यादा डोनेट करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ से ऑर्डर क्या बन के निकल गया कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया बिकॉज ऑफ अल्फ़ा H ज़्यादा होते हैं, इसमें 3 हो गया, अल्फ़ा H कम है, और ये तो सबसे लास्ट में, क्योंकि ये कैसा ग्रुप है, -M। और हम लोग को कैसे ग्रुप चाहिए थे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे देखना है, वो तो पहले ही बता रखा है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि SN1 में अगर ऑर्डर आता है क्वेश्चन में तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। फिर चूंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो पॉसिबिलिटी किसकी बनेगी, रीअरेंजमेंट की। मतलब अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो हम लोग पहले रीअरेंजमेंट कराएंगे तभी प्रोडक्ट बनाएंगे, अदरवाइज हम लोग वहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। इसलिए मैंने आपको डिग्री याद रखने से मना किया है कि आप 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री याद ना रखें। आप हमेशा क्या करें, पहले कार्बोकेटाइन बनाएं, देन उसकी क्या देखें, स्टेबिलिटी चेक करें, तो फिर आप उसका प्रोडक्ट आसानी से बना पाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इफ पॉसिबल। तो यहाँ से क्या है आपके पास, सबसे पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा, तो ये Cl निकलेगा। तो देखिए यहाँ मैंने निकाला, ये Cl निकला, स्टेप वाइज सिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से क्या होगा, Cl निकलेगा तो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो है कौन सा शिफ्टिंग होगा, तो H शिफ्टिंग कराई है मैंने। आप अगर ध्यान से देखें तो अल्फ़ा H पे डिपेंड करेगा। यहाँ जो अल्फ़ा H है, ये अल्फ़ा H कितने हो जाएंगे, तो यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, 1। तो कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5। इसके पास अल्फ़ा H कितने हैं, 5, जबकि इसके पास अल्फ़ा H कितने हो गए, 3 3
और यहाँ कितने हैं 1, तो 3 3 6 और 1 7, तो अल्फा एच बढ़ गया, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ी, मतलब शिफ्टिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पर कौन सी शिफ्टिंग करा दिया, हाइड्राइड शिफ्टिंग, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। मतलब यहाँ से अगर कोई रिएक्शन करा देता तो रिएक्शन क्या हो जाता, गलत हो जाता। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पर क्या लिया गया है H2O, मतलब H2O कैसा सॉल्वेंट है, H2O जो सॉल्वेंट है वो पोलर प्रोटिक है, हम लोगों ने देखा पीछे, मतलब हम लोगों ने यहाँ सॉल्वेंट लिया है, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ नहीं है। और क्या होगा कि यही सॉल्वेंट जो है, ये सॉल्वेंट किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि हम लोगों ने पीछे देखा कि न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए, क्योंकि वो तो इंतज़ार कर रहा है कि पहले बॉन्ड टूटे फिर अटैक करे, क्योंकि वो कैसा है, वीक है। अगर वो स्ट्रांग होता तो इंतज़ार करता क्या, वो तो डायरेक्ट अटैक कर देता। बात समझ में आ रही है आपको कि जब तक आप वीक नहीं हो तो क्या करोगे, इंतज़ार थोड़ी करोगे। अगर आप स्ट्रांग रहोगे तो जाओगे अटैक कर दोगे, लेकिन अगर आप वीक हो तो क्या करोगे, इंतज़ार करोगे सही वक्त का। तो ये क्या करता है, सही वक्त का इंतज़ार करता है। तो ये जो सॉल्वेंट है यही क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगेगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखेगा। तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ से हम लोग को कार्बोकेटायन बन चुका है स्टेबल। अब क्या होगा, इस पे H2O अटैक करेगा लोन पेयर से, मैंने बार बार सिखाया लोन पेयर से अटैक करना। अब जैसे ही अटैक करेगा तो ऑक्सीजन चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये तो अनस्टेबल है, तो क्या करेगा, यहाँ से लात मार के किसको निकालेगा, H+ को। तो इससे कौन जुड़ गया, OH जाकर जुड़ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ दिखता होगा कि इससे कौन जुड़ गया, OH जुड़ गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन लिखा हुआ है। डायरेक्ट रिएक्शन कैसे बनाना है कि भाई अच्छा ये Cl है, यहाँ H2O है तो जोड़ना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से Cl हटाते हैं और यहाँ OH लगा देते हैं, लेकिन आंसर क्या हो जाता है, गलत। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो पहले क्या कराएं, रीअरेंजमेंट कराएं, तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में हम लोगों ने लिविंग ग्रुप को निकाला, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ तो उसका पहले कराया रीअरेंजमेंट, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग दिखी। फिर रीअरेंजमेंट कराने के बाद सेकेंड स्टेप हुआ जो हम लोगों को देखा था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ न्यूक्लियोफाइल आपका कौन है, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल बन गया, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है और H2O भी है, वो कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, उसकी रोनी टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। तो ये अटैक करेगा और रिएक्शन कैसा करवाएगा, SN1 की तरह, क्योंकि SN1 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल पहले कार्बोकेटायन बनने का इंतज़ार करता है। फिर जैसे ही अटैक करेगा ऑक्सीजन लोन पेयर से, तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इसके पास चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, तो यहाँ से लात मार के किसको निकाल देगा, H+ को, और इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन मिल गए तो चार्ज खत्म हो गया, तो बचा क्या, OH, मतलब यहाँ पर कौन जुड़ गया, OH। मतलब ये प्रोडक्ट आपका सही बना है। अगर आप डायरेक्ट जोड़ते तो आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉल्वेंट पे आते हैं कि भाई कौन सा सॉल्वेंट हम लोग लें SN1 कराने के लिए। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि पहले स्टेप में क्या बन रहा था, कार्बोकेटायन और लिविंग ग्रुप निकल रहा था। तो अगर हम लोग क्या लें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लें। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन होंगे, जैसे H2O, ROH, FeOH बताया ना, देखिए यहाँ OH है, OH है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो ये कैसे हैं, पोलर प्रोटिक हैं। तो अगर हम लोग पोलर प्रोटिक लें तो पोलर प्रोटिक क्या करता है, केटायन को भी सॉल्वेट करता है और एनायन को भी सॉल्वेट करता है। हम लोग जानते हैं कि जितना कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा। तो ये क्या करेगा, इसको स्टेबल करेगा और क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर पोलर एप्रोटिक भी तो करता है केटायन को, लेकिन भाई यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप भी निकल रहा है L नेगेटिव में, मतलब इसको भी तो आपको सॉल्वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल की जगह फिर यही जाके जुड़ गया, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, जिसको निकाल रहे हैं उसी को जोड़ रहे हैं, तो कोई फ़ायदा हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ फ़ायदा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट कैसा यूज़ करते हैं, पोलर प्रोटिक। ये क्या करता है, कार्बोकेटायन को तो स्टेबल करता ही से, साथ साथ लिविंग ग्रुप को भी स्टेबलाइज कर देता है, जिससे लिविंग ग्रुप का अटैक करना की पॉसिबिलिटी वापस से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वापस जुड़ने का पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और यहाँ से R+ पे कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि सॉल्वेंट कैसा लेते हैं हम लोग, पोलर प्रोटिक। किसमें, तो SN1 में हम लोग क्या लेंगे, हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे। कौन कौन से पोलर प्रोटिक होते हैं वो तो याद रखना आसान है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से जुड़ा है पोलर प्रोटिक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल पे। तो मैंने बोला कि न्यूक्लियोफाइल जो है
क्या वो आपको स्लो स्टेप में दिख रहा था? जैसे ये बात करें, ये रिएक्शन जो लिखा मैंने, क्या इसमें आपको फर्स्ट स्टेप में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल नज़र आ रहा है? नहीं। और हम लोग जानते हैं कि जो रेट है वो डिपेंड करता है जो स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप जो है उसमें कहीं भी न्यूक्लियोफाइल दिख नहीं रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कहीं भी न्यूक्लियोफाइल नहीं दिख रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, उसके कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब स्ट्रेंथ से और कंसंट्रेशन से रेट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब उसके स्पीड रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा, कितनी देर में बनेगा, इसके कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? तो वीक होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल वीक है तो क्या होगा, ये इंतज़ार करेगा R+ और लिविंग ग्रुप का सेपरेट होने का, देन उस पर अटैक करेगा। और अगर लिविंग ग्रुप नहीं है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से भी काम चल जाएगा। मतलब आपके पास सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है तो भी रिएक्शन का नेचर कैसा हो जाएगा, SN1 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से हम लोग इस रिएक्शन को SN1 को सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ, ये क्या है, यही सॉल्वेंट है। जो सॉल्वेंट है वही न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है वही सॉल्वेंट है। आई होप आपको बात समझ में आ गया है कि क्या करना है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो स्टीरियो केमिस्ट्री पर अगर आए तो यहाँ पर ये हम लोगों ने कायरल लिया है। मैं बार बार बात करता हूँ कि स्टीरियो केमिस्ट्री देखने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट के, सर SN1 में ऐसा क्यों हो रहा है, SNI में ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई जब तक आपको स्टीरियो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा तब तक थोड़ी डिस्कस करना है। और स्टीरियो केमिस्ट्री कब चेक करेंगे, जब आपको कोई आइसोमर दिखेगा। जब तक कोई आपके पास कोई भी स्टीरियो आइसोमर नहीं है तब तक आपको स्टीरियो केमिस्ट्री चेक करने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं तभी तो स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे ना। अगर आप कोई नॉर्मल मॉलिक्यूल ले लो जिसमें कोई भी स्टीरियो आइसोमर है ही नहीं, तो फिर उसमें चेक करने का तो कोई बात ही नहीं, उसमें तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग। स्टीरियो केमिस्ट्री तभी चेक करेंगे जब वो एक स्टीरियो आइसोमर होगा, तभी इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो भाई यहाँ क्या है कि ये कायरल सेंटर है, हुआ क्या कि यहाँ H2O है, तो H2O से फाइनली जुड़ता क्या है, हम लोगों ने देखा भी पीछे, OH जुड़ता है, H2O+ जुड़ता है, फिर उसके बाद H+ निकल जाता है, फाइनली जुड़ता है क्या, OH। तो क्या होगा, ये Cl यहाँ से हटेगा और उसके बदले कौन जुड़ जाएगा, OH। इसका मिरर इमेज बना सकते हैं, तो ये बनेगा। मतलब आप देख रहे हैं ये क्या बनाएगा, एक रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा। मतलब SN1 जो है उसमें क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है। हो सकता है ना कि ये 50% D बनाए और ये 50% L बनाए, तो क्या बनेगा, जिसमें 50% D हो 50% L हो, तो वैसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसमिक मिक्सचर। हम लोगों ने ये बातें आइसोमर में भी डिस्कस कर रखी है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अगर जब हम लोग Cl को निकालेंगे तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और फिर उस पर अटैक कौन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या होगा कि आपके पास जो लोब है कार्बन के वो इस तरीके से है, और ये तो sp2 हो जाएगा ना। यहाँ जो ये है कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, sp2। अगर आप ध्यान से देखें ये कार्बन कैसा होगा, sp2। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3, मतलब ये कैसा है, sp2 है। तो अगर हम लोग इसका ऑर्बिटल इस तरह से दिखाएं कि भाई ये लोन पेयर है, लोन पेयर बनाया, तो इससे 3 ग्रुप जुड़े हैं इस तरह से, ये एक प्लेन में, और ये जब एक प्लेन में है तो इस पर जब अटैक होगा H2O का, तो H2O जब अटैक करेगा, HOH जब अटैक करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ भी अटैक कर सकता है, ये यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो क्या होगा, कहीं भी अटैक कर सकता है, ऊपर वाले लोब में भी, नीचे वाले लोब में। मतलब अगर हम लोग इसको इस तरह से घुमा कर देखें, वर्टिकली से हॉरिजॉन्टली घुमा दें, तो क्या दिखेगा कि भाई यहाँ से भी अटैक कर रहा है, या फिर OH इधर से भी अटैक कर सकता है, तो कहीं से भी अटैक कर सकता है। इस वजह से ये कितने टाइप के प्रोडक्ट दिखा रहा है, 2 तरीके का। एक OH जहाँ से Cl निकला वहीं से OH जुड़ गया, या फिर उसके अपोजिट साइड से भी जुड़ सकता है। तो अपोजिट साइड से जुड़ेगा तो H इधर आ जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चूँकि यहाँ पर जो लोब बना के मैंने दिखाया था, यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि कार्बन पे लोब इधर है, और अगर इस पर अटैक हो रहा है H2O का या कोई भी न्यूक्लियोफाइल का, तो इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। मतलब ये D भी बना सकता है और L भी बना सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें किसकी पॉसिबिलिटी है, रेसमिक मिक्सचर बनने की पॉसिबिलिटी है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा, दिमाग में रह जाएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री के केस में फ्रंट से भी अटैक हो रहा है और बैक साइड से भी अटैक हो रहा है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या बनता है, कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन कैसा है यहाँ पर, sp2। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, ये कैसा होगा, SN1 के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर बनने की पॉसिबिलिटी होती है।
मतलब रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी। रिटेंशन का मतलब बताया था ना कि जब सेम साइड से जो होता है, जहाँ से टूटा वहीं से जुड़ गया तो क्या बोलेंगे रिटेंशन, और जहाँ से टूटा वहाँ से अपोजिट साइड से जुड़ा तो उसे क्या बोलते हैं इन्वर्जन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी हो सकता है। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या क्या हो जाएंगे कि भाई या तो आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनना चाहिए या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, जो हम लोगों ने पीछे देखा, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा। तो XN1 कराने के लिए हम लोग क्या करना होगा, कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जिस कंपाउंड की कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और क्या होना चाहिए, लीविंग ग्रुप बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जब तक लीव नहीं करेगा ग्रुप तब तक स्टेप 2 होगा नहीं, और स्टेप 2 बनेगा नहीं तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट क्या देखा हम लोगों ने कि या तो न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए या फिर न्यूक्लियोफाइल के बदले क्या दे दो, सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और वही क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। क्योंकि हम लोगों को न्यूक्लियोफाइल के साथ चाहिए वीक, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाए तो रिएक्शन का नेचर बदल जाएगा और वहाँ पर SN1 नहीं होगा। मतलब अगर आपको कभी भी SN1 की तरह रिएक्शन चेक करना है तो उस मॉलिक्यूल में SN1 तभी पॉसिबल है जब आप न्यूक्लियोफाइल कैसा ले रहे हो, वीक न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो, या फिर न्यूक्लियोफाइल के बदले में सिर्फ सॉल्वेंट डाल दिया है और वो सॉल्वेंट कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि SN1 में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर आप लेक्चर को 1-2 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, आपको चीज़ें समझने में आसान हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने जो देखा वो था SN1। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे SN2, एंड हम लोग SN1 SN2 पे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आप रिवाइज करके ज़रूर आएँ, घर पे रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।